नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएसटी जीडी आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी आज ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है और ज्योग्राफी में भी आज हम एक ऐसे कंटिनेंट को पढ़ेंगे जो क्या है आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मतलब उस कंटिनेंट में ऐसे देश हैं जिन लोगों ने क्या किया है, पूरी दुनिया पर हजारों वर्षों तक या कई सौ वर्षों तक राज किया है। उसी कंटिनेंट में आता है ब्रिटेन, उसी कंटिनेंट में आता है इटली और फ्रांस, स्पेन। तो ये क्या है, ये वो कंटिनेंट के वो देश हैं जिन्होंने क्या किया है, पूरी दुनिया के ऊपर कई सौ वर्षों तक राज किया है। आज हम देखेंगे इनकी स्थिति क्या है दुनिया के अंदर और इनकी राजधानी क्या है, इनके पर्वत क्या है, इनके पठार क्या हैं, तो क्या इनकी स्थिति पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, हमने सबसे पहले जो क्लासें करी हैं उन क्लासों में हमने दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को, इन तीनों कॉन्टिनेंट को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया और इनसे संबंधित आने वाले जो एमसीक्यू हो गए, हम मैपिंग को पढ़ने के बाद में एक या दो क्लासों में उन सभी क्वेश्चन को कर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ था, जब हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके तो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। लेकिन एक तो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो कॉन्टिनेंट ऐसे बचे जिनके हमने भी एमसीक्यू नहीं करे। तो हमने क्या सोचा कि एक बार क्लास को कंप्लीट करने के बाद में, जब हमारी क्लास क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम इन सब क्वेश्चनों को एक साथ करेंगे। उससे क्या होगा, जो आपको नोट पॉइंट यहाँ पर लिखाए जा रहे हैं वो आपको काफी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। क्योंकि जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग एक पूरी तरह से रटन विद्या पर आधारित होती है। अब मैं आपको बताऊं, ये क्लास जो आप देखोगे ये आपको बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल बोरिंग क्लास हो, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। जब तक क्लास को देखते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन जैसे ही क्लास देखने के बाद में हम एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या पढ़ लिया। क्योंकि किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ने के बाद में यदि 30 से 40 पॉइंट, उस महाद्वीप के 30 से 40 बिंदु यदि आपके याद होते हैं तो वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट 30 से 40 बिंदु याद होते हैं, तो आप क्या करते हैं, एग्जाम में जगह बना ले जाते हैं। क्या नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना कि हमें पूरे यूरोप को डिटेल से पढ़ना अच्छी तरह से, नहीं, हमें इसके ऊपर पीएचडी तो करनी नहीं, हमें क्या करना, अपने एग्जाम की दृष्टि से ही इसे देखना है। तो मैं तुम्हें बताऊं भाई, ये क्या है, हमारा यूरोप का मैप है। अब ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या है भैया, अपना यूरोप का। मतलब इस तरह से बात करें, भाई ये क्या है हमारी, ये हमारी अर्थ है, ठीक नहीं थी, मैंने तो बताया जियोइड शेप में थी। क्या थी, ये एक अंडाकार यानी जियोइड शेप में थी। का रीजन ही बताया था कि जियोइड शेप में क्यों है, क्या कारण होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। तो वो सब चीजें थी क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताई थी। यदि हम यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री लाइन होती है देशांतर रेखा, इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। यदि इस 0 डिग्री देशांतर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाए तो ये क्या होगा, ये होगा साउथ पोल। कौन सा होता है ये वाला, ये तो साउथ पोल होता, ये वाला होता नॉर्थ पोल। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये क्या होगा, ये तो देशांतरों पे जो खड़ी हुई रेखा है, मतलब लॉन्गिट्यूड। और जो इस पृथ्वी पर जो हमारा मैप है उस पर लेटी हुई रेखा थी, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर होती है लेटी हुई भी रेखाएं होती हैं कुछ, कैसी, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं यहाँ से यहाँ तक, वो कैसी होती हैं, उन्हें कहते हैं देशांतर, और इंग्लिश में कहेंगे हम लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा। तो ये सब चीजें मैंने तुम्हें अच्छी तरह से बताई थी। ये क्या भैया, अपनी 0 डिग्री लाइन है। अब ये भैया ये ग्लोब जो है 40 हिस्सों में बढ़ चुका, कितने हिस्सों में, 40 हिस्सों में बढ़ चुका। यदि हम यहाँ से बात करें तो ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, दिशा के अनुसार ये होता है नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर। यदि नीचे की बात करें तो ये कौन सा होगा, ये होता है साउथ वाला रीजन। इस साइड की बात करेंगे ये होगा ईस्ट, ये होगा भैया, ये कौन सा रीजन आ जाएगा, ये होगा वेस्ट। तो आप मुझे बताएंगे ये जो कौन सा, ये जो अपना कॉन्टिनेंट है यूरोप, ये किस महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप का अंग है। अब देखो यहाँ पर जा रही है 0 डिग्री लाइन जा रही है इस ग्लोब पर, सेम ये तो हमने हाथ से बनाया, यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ से 0 डिग्री लाइन जा रही है। अब इस 0 डिग्री लाइन में मतलब यूरोप कहाँ पर है, यूरोप इस तरह से बसा हुआ, थोड़ा यहाँ पर इस तरह से बसा हुआ कि नहीं बसा हुआ। आप कहोगे भैया जी भैया बिल्कुल यूरोप इस तरह से बसा हुआ, तो आप मुझे बताएं यूरोप का अधिकांश हिस्सा किस दिशा में है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जो अपना यूरोप है, यूरोप की अधिकांश स्थिति किस दिशा में अधिकतर है। तो आपसे मैं बात करूं भाई, ये वाला तो यहाँ से ऊपर की देखो,
इस वाले रीजन की यदि मैं आपसे बात करूं, इस वाले की, तो क्या है ये पूरा कौन सा, ये नॉर्थ रीजन है भैया। कौन सा? नॉर्थ रीजन है। ये वाला पूरा कौन सा? साउथ रीजन है। क्योंकि जब हम दो भागों में बांटेंगे तो ऊपर वाला नॉर्थ आ जाएगा, नीचे वाला साउथ आ जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद में हमें एक चीज और देखनी है, एक चीज हमें और क्या देखनी है, हमें यहाँ से तो पता चला कि यूरोप हमारा नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है। मतलब कौन से गोलार्ध में भैया? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इतनी बात तो हमें पता चली। लेकिन एग्जामिनर क्या है, यदि थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन को मॉडरेट करेगा तो कैसे पूछेगा, अब उसने पूछ लिया भैया उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन दूसरी चीजें क्या होंगी, अब उसने ग्लोब को इस तरह से और बांट दिया, मतलब पूरब और पश्चिम में बांट दिया। अब तक तो उत्तर दक्षिण में बटा हुआ था, अब उसने पूरब और पश्चिम में बांट दिया। अब भैया देखो, जो अपना यूरोप है वो नॉर्थ में तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका वेस्ट में जा रहा कि नहीं जा रहा। ये वाला हिस्सा मैं आपको बात करूं भाई, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से, ये थोड़ा वेस्ट में भी जा रहा नहीं जा रहा। तो कौन से गोलार्ध में भैया? यूरोप जो है अधिकांश तो कौन से गोलार्ध में है? नॉर्थ में है। लेकिन नॉर्थ के साथ में ईस्ट वाले भाग में भी है, क्योंकि ये वाला पूरा हिस्सा तो कौन सा है? ईस्ट का है, नहीं है। ये वाला पूरा हिस्सा किसका है? यहाँ पर यहाँ से लेकर ये सब वेस्ट का है। यदि दिशा के अनुसार बात करें, ईस्ट और वेस्ट के अनुसार बात करेंगे, तो ये वाला हिस्सा पश्चिम है, ये वाला हिस्सा उत्तर है। तो यूरोप अधिकांश बसा हुआ है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। तो यूरोप की अधिकांश स्थिति कहां है स्थित? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। तो इस चीज को लिख लेंगे एक बार भी। यूरोप अधिकांश उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ से एग्जाम में इसी जो बातें ना 3-4 बातें समझाई, इन्हीं बातों के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उन 8 से 10 क्वेश्चन को रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है इस स्थिति को समझ लो। तो कितना हुए, आप उन 8 से 10 क्वेश्चन को कर ले जाएंगे इस छोटे से पॉइंट को समझने के बाद में। तो क्या हुआ, जो हमारी मैपिंग है वो भी समझने के ऊपर डिपेंड है। अब आप कहोगे भैया ये चीजें तो किताब में लिख रही जो तुमने बताया, मैंने कहा जाकर पढ़ लो। जब 20 साल तक तुम्हारी चीजें याद नहीं हुई कि यूरोप में कौन कौन से देश हैं, इटली कहाँ पर स्थित है, फ्रांस कहाँ पर स्थित है, तो आप अब क्या करेंगे? आप अब भी नहीं करेंगे। तो जब तक आपको यदि मैपिंग को पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, आपको बी के क्लासेस से पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपको देशों की लोकेशन याद करनी है ना और मैपिंग को देखना है तो बी के क्लासेस से पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो ये भी अपना यूरोप है। कौन सा भैया? यूरोप है। अब हम पढ़ेंगे भैया यूरोप की स्थिति क्या है, किन बिंदुओं से अनुसार ये क्या किससे अलग होता है, एशिया से अलग होता है, किन बिंदुओं के अनुसार किससे अलग होता है, ये यूरोप से नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है। तो उन बिंदुओं पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये छोटा सा बिंदु है एक, कि यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। एक डेफिनेशन होती है, यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पर होता शब्दों का खेल। एक होता दूसरा सबसे बड़ा, यदि हम कहें कि दूसरा सबसे बड़ा तो वो तो क्या था कि इससे एक और बड़ा महाद्वीप है। लेकिन यहीं पर बात की है कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, मतलब यूरोप से छोटा भी एक और महाद्वीप है कोई, तो कौन सा भैया? ऑस्ट्रेलिया। मैंने जब तुम्हें इनका क्रम लिखाया था क्षेत्रफल के अनुसार, क्या लिखाया था? क्रम लिखाया था मैंने तुम्हें इनका। तो क्या बताया था मैंने तुम्हें इस क्रम में? मैंने बताया था भैया यदि इनको बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप लिखवाए थे शुरू में, एक बार इनको रिवाइज करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार। तो कौन से थे भैया? नॉर्थ अमेरिका, दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा था भैया चलिए इनको बाद में देखेंगे, पहले इसे यूरोप पे देख लें। तो बताया था यूरोप दूसरा सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है। यूरोप को अक्सर प्रायद्वीप के रूप में क्या किया जाता है? वर्णित किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें समझने वाली है कि यूरोप को अक्सर प्रायद्वीप के रूप में क्या किया जाता है? वर्णित किया जाता है। एक प्रायद्वीप भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया कि भैया क्यों कहते हैं प्रायद्वीप इसे।
किससे घिरा हुआ है? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखो जो अपना भारत है, मैं आपसे बात करूं यहीं पर, जो अपना क्या है भारत है, वो इस तरह से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? तो जब भी कभी बात होती है ना प्रायद्वीप भारत की, तो इस तरह से घिरा हुआ नीचे का भाग, मतलब इस तरफ भी क्या है? पानी है, इस तरफ भी क्या है? पानी, इस तरफ भी क्या है? पानी है। तो जब यदि आप अखबार वगैरह पढ़ते होगे ना, क्या पढ़ते हो? यदि आप अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा प्रायद्वीप भारत में ये घटना घट गई, प्रायद्वीप भारत में ये समस्या उत्पन्न हो गई। तो प्रायद्वीप भारत की बात पता कहां से होती है? इससे, इस बिंदु से नीचे के हिस्से क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत। क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप भारत कहलाता है। तो प्रायद्वीप तुम्हें समझ में आ गया प्रायद्वीप क्या है? अब देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरोप में प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन यूरोप में यूके, फ्रांस और स्पेन से गुजरता है। प्राइम मेरिडियन का बात हो रही है यहाँ पर, जो समय वाली मानक समय गणना, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? मानक समय रेखा कहां से गुजरती है भैया? आप देखो ये प्राइम मेरिडियन, ये जो मैंने तुम बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो मैंने तुम्हें दिखाता है यहाँ पे कि ये 0 डिग्री लाइन जा रही है इधर से, किन देशों में जाती है? जाती है ब्रिटेन के लंदन से, यानी इंग्लैंड के लंदन शहर से गुजरती है। दूसरी फ्रांस से, तीसरी स्पेन से गुजरती है। यदि हम अफ्रीका की बात करें तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घना, तो इन देशों से क्या गुजरती है? ये 0 डिग्री लाइन गुजरती है। इसमें कुछ समझाने वाली बातें थी नहीं, तो देखो भाई अब देखो आते हैं यूरोप की सीमाएं, क्या आती है भैया? यूरोप की सीमाएं। अब यहाँ बताया कि पूर्व में, मतलब पूर्व में जो है यूराल पर्वत से घिरा हुआ। इन एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि यह पूर्व में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर को एशिया से अलग करता है। यूरोप को ये चीजें क्या करती हैं? इसको एशिया से अलग करती हैं। दक्षिण में भूमध्य सागर, एजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, इसकी 2 शाखाएं हैं। दक्षिण में क्या है? इसकी 2 शाखाएं हैं। पश्चिम में जिब्राल्टर, जलडब्ल्यू मध्य और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ता है। जैसे बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर के हिस्से हैं। और सबसे पहले हम यहाँ तक देखेंगे एक बार कि किन बिंदुओं की यहाँ पर बात हो रही है। तो मैं आपको बताऊं भाई यहीं पर ये क्या है? यूरोप का मैप है। अब देखो ये यूरोप का जो मैप है, इसमें एक पर्वत है यूराल पर्वत। क्या हो गया? ये यूराल पर्वत यहाँ से निकलता है इस तरह से, यहाँ से, मतलब ये जो हिस्सा ना, ये पूरा हिस्सा है तो पूरा वैसे रसिया का, कहाँ से? यहाँ से लेकर के पूरा हिस्सा है तो किसका भैया? ये रसिया का पार्ट है। किसका? ये रसिया का पार्ट है। लेकिन जो अपना रूस है ना, वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है। क्षेत्रफल में क्या है? बहुत बड़ा है। तो इसलिए 2 महाद्वीप में आता, वो एशिया में, और रूस किन महाद्वीप में आता? रूस आता है भैया आपका एशिया प्लस यूरोप। रूस 2 महाद्वीपों तक फैला हुआ है, एशिया प्लस यूरोप में। अब जो एशिया वाले भाग को यूरोप वाले भाग से अलग करता है, वो कौन सा करता है? वो करता है यूराल पर्वत। यहाँ से निकलता है यूराल पर्वत, इस तरह से यहाँ से जाता हुआ, फिर यहाँ से कजाकिस्तान यहाँ को होता हुआ, और यहाँ से ऐसे निकल करके ये आता नीचे कैस्पियन सागर। कौन सा आता? कैस्पियन सागर आता है। कैस्पियन सागर के बाद में किस हिस्से को अलग कर रहा है? करता एशिया को यूरोप से अलग। तो यही बात अभी तो चर्चा वहां पर हो रही थी भैया। इससे अलग करता है यूराल पर्वत। पश्चिम में जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल कहाँ के हैं? ये सब फ्रांस के आसपास के क्षेत्र है। कहाँ पर मौजूद है? ये सब यूरोप में है। अब देखो बाल्टिक सागर 2 शाखाओं के साथ, बोत्सवाना एक खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी उत्तर में एक इनलैंड है। अब देखो भाई यूरोप वाले क्षेत्र में चलते हैं हम।
कहाँ गई? मैप के फोटो कहाँ गई इसकी? यूरोप की भाई, इन बात करें इसे यूरोप। यूरोप ये क्या भी अपना यूरोप का मैप है। अब देखो इस यूरोप वाले भाग में तुम्हें यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसमें कौन कौन से सी नजर आ रहे होंगे? एक तो इसमें नजर आता तुम्हें ब्लैक सी। कौन सा? ब्लैक सी। इसमें सी नजर आ रहे हैं, पहले का नाम है ब्लैक सी। दूसरा सी नजर आ रहा है यहाँ पर बाल्टिक सी। बाल्टिक सी। तो तीसरा नजर आया यहाँ पर नॉर्थ सी, मतलब उत्तरी सागर। कौन सा भैया? उत्तरी सागर नजर आ रहा। अब इन सागर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आ रहा है यहाँ पर मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर। भूमध्य, यहाँ पर कौन सा भैया? भूमध्य सागर। अब जो जो चीज बातें वहां पर लिखी हुई है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखो क्या होता है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से किससे अलग होता? वहां पर दो चीजें लिखी हुई थी कि जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से यूरोप अफ्रीका से अलग होता है। अब जिब्राल्टर जल संधि कहां पर मौजूद है? तो यहाँ पर जो है ना, ये जो बिंदु यहाँ पर नजर आ रहा, स्पेन, ऊपर वाला भाग किसका है भैया? स्पेन। स्पेन को अलग करता अफ्रीका से कौन भैया? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है यहाँ पर? ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? पहला काम तो करती है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। दूसरा एक काम और करती है जिब्राल्टर जल संधि, इस भूमध्य सागर को, कितना भैया? ये भूमध्य सागर दिखा तुम्हें, ये जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर को किससे अलग करती है? इस भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है भैया अटलांटिक ओशियन से। जिब्राल्टर जल संधि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिब्राल्टर जल संधि के ऊपर निम्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए या निम्न बिंदुओं को बताइए। तो ऑप्शन आएगा कि जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? अब आपने तो पढ़ा है जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को एशिया से, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। पहली बात, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, बात तो सही है। लेकिन जिब्राल्टर जल संधि एक काम और करती है यहाँ पर। वो दूसरा काम क्या है? भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन, मतलब जो मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट किसका है? ये अटलांटिक ओशियन का है। अटलांटिक ओशियन। जब मैंने तो 5 महाद्वीप बताए, 5 महासागर बताए थे, तब बताई थी इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कि अटलांटिक ओशन कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन कहाँ पे है। यदि आपने क्लासों को क्रम में देखा है तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करेंगे, इन चीजों को जरूर समझ जाएंगे। लेकिन क्या है, यदि आप पहली बार मैपिंग देख रहे हैं तो शायद थोड़ा समझ में ना आए। अब ये भैया अटलांटिक ओशन है, भूमध्य सागर को किससे अलग कर रही है? जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक ओशन से जोड़ रही है। दूसरा जिब्राल्टर जल संधि क्या कर रही है? यूरोप को किससे अलग कर रही है? अफ्रीका से अलग कर रही है। तो 2 पॉइंट याद हुए, अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो चीजें याद हुई नहीं? जिब्राल्टर जल संधि आपके क्या हुई? क्लियर हुई। अब आते हैं अपने ब्लैक सी पर। ब्लैक सी जो है यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ब्लैक सी कहाँ भैया? ब्लैक सी यहाँ पर नजर आ रहा है। किससे अलग करता है ब्लैक सी? ब्लैक सी अलग करता है एशिया को यूरोप से। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये वाला भाग किसका है भैया? एशिया का नजर आ रहा तुम्हें, किसका है भैया? ये एशिया वाला पार्ट नहीं दिख रहा, एशिया वाले पार्ट को किससे अलग कर रही? ये सब क्या है? ये सब यूरोप है। एशिया वाले पार्ट को यूरोप से अलग करता कौन? ब्लैक सी। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक सी की एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर कि ब्लैक सी क्या करता है, या फिर यूरोप को एशिया से अलग कौन सा करता सागर? तो करता ब्लैक सी। अब आता आपका बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर सीधा सीधा यूरोप के बीच में स्थित है। और यहाँ पर बाल्टिक नेशन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भैया बाल्टिक नेशन कौन से हैं। तो बाल्टिक नेशन की सूची पूछे तो यहाँ पर लातविया, लिथुआनिया और लातविया, लिथुआनिया, रूस, ये वाले देश कौन से बाल्टिक नेशन में आते हैं, फिनलैंड वगैरह। तो ये और क्या होगा आपके? बाल्टिक नेशन। ये सब चीजें क्या आपको लिखी हुई मिलेंगी। अब देखते हैं इससे अगला पॉइंट क्या है।
पहुंचे थे भी हम, हाँ तो यहाँ पर थे। समझ आया कि नहीं आया कि जिब्राल्टर रेल संधि भूमध्य सागर को किससे किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये चीजें अभी तुम्हें दिखाई नहीं दिखाई, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। दूसरा कहते हैं बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर के हिस्से हैं। अब देख आप बात करते हैं बिस्के की खाड़ी, कौन से वाले की, बिस्के की खाड़ी वाली बात हुई है यहाँ पर। नॉर्थ सागर, अब यहीं पर आता है कि नॉर्वेजियन सी, कौन सा भैया, नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी कहाँ स्थित है, नॉर्वेजियन सी यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है नॉर्वेजियन सी। जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सभी चीजें आपको लिखित में मिल जाएंगी। नॉर्वेजियन सी कहाँ स्थित है, यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्वेजियन सी कहाँ किस महाद्वीप के साथ में लगा हुआ है, तो इसकी तटीय रेखा किससे लगी हुई है, नॉर्वेजियन सी से लगी हुई है। कहाँ पर स्थित है ये, उत्तर पश्चिम में स्थित है यूरोप के। अब यहीं पर आता है बेरेंट सी, कौन सा, बेरेंट सी। बेरेंट सी कहाँ पर स्थित है, अब देखो ये वाला जो पार्ट मैंने तुम्हें बताया था ये यूरोप कौन सा था, ये तो रूस का यूरोप वाला पार्ट था। अब जो बेरेंट सी है, बेरेंट सी पता क्या करता, बेरेंट सी से जुड़े हुए हैं कौन से, एक तो नॉर्वे देश जुड़ा हुआ है और रशिया। तो बेरेंट सी से जुड़े हुए देशों का क्रम पूछा जाता है। दूसरा को क्वेश्चन किस तरह से आता है यहाँ से, दूसरा आता इनको क्रम में लगाओ। देखो ऐसे लिख के दे देगा तुमको कि बताओ क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से निकल कर आएगा। मैं तुम्हें बताऊं, यदि आपने किसी ने एग्जाम दिया है कोई तो वहां से क्वेश्चन निकल कर आएगा इस तरह से, निम्नलिखित को उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो। व्यवस्थित कीजिए, मतलब उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अब ऑप्शन किस तरह से आएंगे, सी दे देगा सीधे सीधे एग्जाम में, पहले क्या देगा, पहले दे देगा जैसे ऑप्शन कौन सा आएंगे भैया, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, बेरेंट सी, अजोव सी, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। तो पूछेगा इनको ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करो, तो इनका कूट वाले क्वेश्चन आते हैं किस लाइन में, कूट वाले क्वेश्चन पता किस लाइन में आते हैं, यदि आप पीसीएस का पीडी और मैथ्स देंगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इनका क्रम क्या बनेगा, इनका क्रम किस तरह से बनेगा वो देखना आपको। तुम्हें देखना भाई, सबसे पहला दिया उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब हमने भैया ब्लैक सी पढ़ा, कौन सा पढ़ा, ब्लैक सी पढ़ा यूरोप में, मतलब ये तो सबसे ऊपर स्थित है नहीं, तो सबसे ऊपर स्थित कौन सा है पर, बेरेंट सी। तो नंबर 1 पर कौन सा हुआ जाएगा, नंबर 1 पर आ जाएगा बेरेंट सी। तो कौन सा ऑप्शन भैया, नंबर 3 कौन से पे आ जाएगा, पहले वाले पे आ जाएगा। इस तरह से कूट में ऑप्शन आते हैं उत्तर। तो पहले नंबर पर कौन सा आया, बेरेंट सी, सबसे ऊपर कौन सा है यहाँ पर, बेरेंट सी। और 3 नंबर पर कौन है, बेरेंट सी है कि 3 नंबर पर, तो पहले नंबर पर कौन सा है, नंबर 3 वाला। दूसरा कौन सा जाएगा, दूसरा पूछा इनने नॉर्थ सी दिया है, अजोव सी दिया, मेडिटेरियन सी दिया। अब देखो नॉर्थ सी तो यहाँ पर है, मेडिटेरियन सी यहाँ पर है, और अजोव सी कहाँ पर है, अजोव सी थोड़ा यहाँ पर स्थित है ब्लैक सी के पास में। अजोव सी, डार्डेनलस सी सब कहाँ पर स्थित है, ये सब ब्लैक सी के पास में स्थित है। इसका मतलब है देखो अजोव सी भी नीचे है और मेडिटेरियन सी भी नीचे है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा जाएगा, दूसरे नंबर पर जाएगा नॉर्थ सी, मतलब नंबर 2 वाला। फिर कौन सा आएगा, फिर यानी तो एक क्रम में लिखोगे, इससे थोड़ा दिक्कत होगी, इनको लिखो ए बी सी के क्रम में लिखना है तब अच्छा रहेगा। ए बी सी डी
और ई, इनको इस टर्म में लिखें तो अच्छा रहेगा। तो पहले पे कौन सा आया था, बेरिंग सी, मतलब सी ऑप्शन पहले पे आया। दूसरे पे कौन सा आया, दूसरे पे आया नॉर्थ सी, मतलब बी भी हो गया। अब देखो इस ब्लैक सी में, अजोव सी में और मेडिटेरियन सी में पहले नंबर पर कौन है, तो मतलब ब्लैक सी, अजोव सी थोड़ा ऊपर है, तो कौन सा आ जाएगा, नंबर ए वाला आ जाएगा। उससे बाद में कौन सा आया, यहाँ पर इसी तरह अजोव सी और मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी से तो ऊपर है कौन सा, अजोव सी, तो अजोव सी कहाँ पे स्थित है, नंबर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बनता है ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरह के कई ऑप्शन लिखे हुए आते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी, बी सी डी ए, फिर ई एफ बी ए, तो इस तरह कौन से आते हैं, ये वाले ऑप्शन वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यार तीसरे लाइन का एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा हार्ड करके पूछ ले। अब देखो इसी मैप पर यदि हम बात करें, इसी मैप पर यदि हम बात करें, तो इसी मैप पर ब्लैक सी के पास में आपको ये थोड़ा खतरा से दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा, ये जो ये वाला जो बिंदु दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक ब्लू वाला, इसे कहते हैं अजोव सी। यहाँ पर ये बिंदु नजर आ रहा, इसको कहते हैं डार्डेनलस सी, डार्डेनलस ये अजोव सी है, डार्डेनलस से किससे जुड़े हुए हैं, ब्लैक सी से जुड़े हुए हैं। तो तुम्हें क्या होगा, इनकी लोकेशन याद होगी कि नहीं, आप क्या होगा, लोकेशन तो हमें इनकी याद होगी। अब ज्यादा कब याद होगी, जब आप इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं इसके पर्वत, क्या देखेंगे, इसके पर्वत देखेंगे एक बार। तो हेडिंग डालेंगे यूरोप के पर्वत, क्योंकि नदियां पढ़ने से पहले पर्वत पढ़ने जरूरी होते हैं। नदियां पढ़ने से पहले क्या जरूरत है भैया, पर्वत पढ़ने जरूरी होते हैं। एक चीज में और देख लें यहीं पर, मैंने तुम बताया था यहीं पर भैया कि एशिया के साथ, यहीं पर मैंने तुम क्या बताया कि एशिया के साथ यूरोप की सीमा, मतलब एशिया के साथ यूरोप की सीमा वाले देश कौन कौन से हैं। तो अभी तुम्हें समझाया मैंने, एक एशिया के साथ में यूरोप की सीमा, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, मेंच घाटी, अजोव सी, काला सागर, बोस्फोरस जल भूमध्य। तो ये सब चीजें मैं तुम्हें एक एक करके यहाँ पर दिखाई कि नहीं दिखाई थी, कहाँ पर स्थित ये सब चीजें हैं। पता क्या हुआ, जब मैं 2023 में एग्जाम देने गया था, तो वहां पर सेम क्वेश्चन आया था, यहीं से निकल करके, इन्हीं थ्योरी से निकल करके क्वेश्चन आया था। 28 मई का एग्जाम था 2023 में, प्रीलिम्स का दिल्ली में एग्जाम हुआ। अब मैं इस क्रम को वहां पर भूल गया जाकर के, मैंने कहा पता नहीं भाई किस तरह के, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। वहां से इनको पूछ लिया गया था और उसमें एक देश और डाल दिया गया था, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें मैं इसको कौन सा अजरबैजान वाला पार्ट था, इसे भूल गया। तो क्या हुआ, वहां पर क्वेश्चन ये गलत हो गया। तो क्या होता है, इनका क्रम याद रखना होता है। और अब तुम्हें पता, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की। अब यहीं पर दो देश हैं, एक तो पूरे पूरे मतलब यूरोप में है, मतलब पूरे पूरे एशिया में है। तो ये कौन से, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और अजरबैजान, ये तीन देश कहाँ है, ये तीन देश है यूरोप, इसमें एशिया में। कहाँ के भी ये तीनों देश, ये तीनों देश है एशिया के। लेकिन ये जो दो देश आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर रेड कलर में, रेड डॉट के अंदर जो दो देश नजर आ रहे हैं ना, रशिया और टर्की, ये दो देश ऐसे हैं, ये यूरोप में भी आते हैं, किसमें, ये आते हैं यूरोप में भी, और आते हैं एशिया में भी। ये भी आता है यूरोप, एग्जामिनर का पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ ले, चार ऑप्शन दे देगा कि भैया बताओ इन देशों में से कौन सा देश ऐसा है जो यूरोप और एशिया दोनों देशों में आता हो। आपका भैया ने हमें बताया, रशिया बताया था और टर्की बताया था। लेकिन क्या करना, याद तो हमें करना नहीं, हमें क्या करना, केवल देखना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हम क्या कर रहे हैं, किताब ले रखी है भैया ऐसा दिन रात रट रहे कि भैया टर्की एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। ऐसा हमें कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना मेरे भाई, ऐसा हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना, केवल एक बार उठा करके मैप देखना। हमें थ्योरी भी नहीं पढ़नी। क्या नहीं करनी, थ्योरी भी नहीं पढ़नी, हमें केवल मैप देखना और एमसीक्यू करने हैं। अब पढ़ेंगे भाई हम यूरोप की नदी पढ़ने से पहले। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक कंटेंट बताऊंगा बहुत अच्छे वाला, नदी पढ़ने से पहले पर्वत पढ़ने क्यों जरूरी होते हैं।
एक बार ये नीचे देखो, यूरोप के प्रमुख देशों का समूह। आपने कई बार देखा होगा, पर्वत पढ़ने से पहले भी एक बार इसको देख लें तो क्या होगा। आपने कई बार देखा अखबार में लिखा हुआ, दैनिक जागरण, द हिंदू, ब्रिल एक्सप्रेस, तो कई सारे अखबार होते हैं जहां पर कई बार हेडिंग आती है कि भैया ग्रेट ब्रिटेन में ये वाली घटना घट गई, कि ग्रेट ब्रिटेन में ये वाली घटना घट गई। क्योंकि शायद आपसे पहले, आज से पहले आपको किसी ने बताया हो ना बताया हो, ये वाला जो पार्ट है ये मैपिंग का नहीं है। ये वाला पार्ट किस चीज का नहीं है, ये मैपिंग का नहीं है। ये किसका है भैया, ये पार्ट मैपिंग का नहीं है, करंट का पार्ट होता। और आपसे पहले अपने दोस्तों में देखा भैया ग्रेट ब्रिटेन में तो ये वाली घटना घट गई, इंग्लैंड में ये वाली घटना घट गई। क्योंकि जब पता पहले हम उसमें थे बीए वगैरह कर रहे थे तो हमें नहीं पता, कभी तो अखबार वाले वो लिख देंगे ग्रेट ब्रिटेन, कभी लिख देंगे इंग्लैंड, कभी कुछ लिखना, हमें तो ये नहीं पता चल रहा इनका मतलब क्या होता। तो देखो यहाँ पर लिख रहा है यूनाइटेड किंगडम, इसको बोलते हैं यूके। आज के बाद में समस्या नहीं होने वाली। ये वाला है ग्रेट ब्रिटेन, इसका ये वाला है ग्रेट ब्रिटेन। और एक आता है इंग्लैंड, इसमें जोड़ लेंगे इंग्लैंड। कौन सा भैया, एक तो होता इंग्लैंड, एक ग्रेट ब्रिटेन, एक यूनाइटेड किंगडम। कई बार अखबार में समस्या होती है भाई ग्रेट ब्रिटेन में घटना घटी है या कहाँ घटी है। तो ब्रिटेन जो है ना, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का मतलब होता है महान। अभी आप कहोगे भैया इनके नाम का आगे तो ग्रेट लगा रहा है हर चीज का आगे, तो ग्रेट इनके नाम का आगे इसलिए लगाता है क्योंकि ये पता क्या मानते हैं अंग्रेज लोग, ये कहते हैं कि हमें मतलब गोरे लोगों को, काले लोगों को सुधारने के लिए भगवान ने यहाँ पर भेजा पृथ्वी पर। तो इसी कारण इनकी अधिकांश झीलों के नाम, अधिकांश नदियों के नाम, अधिकांश पर्वतों के नाम सब के आगे ग्रेट लगा मिलेगा। मतलब ये तो ग्रेट है, इनके पर्वत भी ग्रेट हैं, इनकी नदियां भी ग्रेट हैं। इसी कारण क्या होता है, इनके नाम का आगे लगा होता है ग्रेट। अब बात आती है ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन है क्या, ग्रेट ब्रिटेन 4 देशों का एक समूह है। ग्रेट ब्रिटेन 4 देशों का एक समूह है। जैसे 3 देशों का, जैसे स्कॉटलैंड है, उसमें इंग्लैंड है और वेल्स है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स 3 देशों का एक समूह है। कौन, ग्रेट ब्रिटेन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, क्वेश्चन मैपिंग को छोड़ करके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में शामिल देशों का नाम बताइए। अब हमने क्या करा, हमें पता ब्रिटेन को भैया, इंग्लैंड को क्या है, इन 2 देशों को तो हम आज ही पता चला, एक तो स्कॉटलैंड का और एक वेल्स का। है कहाँ पर ये, वो देखो सबसे पहले, ये ब्रिटेन के पास में स्थित है। मैप कहाँ गया भाई, सुन लिया वो नहीं, ब्रिटेन ब्रिटेन तो देखो उसमें दिया हुआ है आयरलैंड और कौन सा, यूके। यूके मतलब ब्रिटेन। अब देखो ये वाला जो आयरलैंड पार्ट होता, यदि ग्रेट ब्रिटेन की बात हो रही है तो बात कहां तक होगी सारे, इस वाले पूरे क्षेत्र की बात होगी। यदि ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो किस क्षेत्र की बात होगी, इस पूरे क्षेत्र की बात होगी। इस ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं 3 देश। तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा, वेल्स। क्या लिखा हुआ दिख रहा है, वेल्स। यहीं पर एक देश लिखा हुआ वेल्स, उसके नीचे इंग्लैंड, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, नदर्न आयरलैंड। तो ये 3 चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स और आयरलैंड। तो इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन कितने देशों का समूह है, ग्रेट ब्रिटेन समूह है 3 देशों का, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड। अब बात करते हैं पॉइंट की। उसके बाद आता है यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अब यूके में कौन कौन से आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड। इसमें क्या 2 देश आते हैं, बेनेलक्स कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। यह देश समुद्री स्तर से नीचे है, अतः इन्हें निम्न देश कहा जाता है। इन देशों के तटवर्ती क्षेत्रों में जलमग्न हो जाते हैं, जल के क्षेत्र को ऊंचा तटबंध बनाकर पुनः प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पुनः प्राप्त की भूमि को फोल्डरलैंड कहते हैं। मतलब जब तो तटीय क्षेत्र है ना, वो कभी कभी क्या होता है, जैसे समुद्र में सुनामी आई या थोड़ी सी क्या आती है, लहर उठ के आती है, तो इन बेनेलक्स कंट्री में क्या बढ़ता है, इनमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद में मोटर है, पंप लगा करके उस पानी को बाहर फेंकते हैं या तटबंध बना करके पानी को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, उस भूमि जो प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं फोल्डरलैंड। अब आता है स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। सम्मिलित रूप से नॉर्वे का तट फ्योर्ड के लिए विख्यात है। बाल्टिक नेशन। अब आते हैं बाल्टिक नेशन, एस्टोनिया, लिथुआनिया तथा लाटविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया तथा लाटविया कौन से हैं, बाल्टिक नेशन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे, तो इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं अपने पर्वत।
क्या पढ़ेंगे मेरे भाई अपने? पर्वत, उत्तर प्रदेश। यूरोप की नदियां, नदियां पढ़ने से पहले पर्वत पढ़ने क्यों जरूरी है भाई? यूरोप की नदियां, यूरोप के पर्वत देख लेना एक बार, 10 पर्वत है, इनको हल करके केवल देख लेना एक बार। क्या है? अब आता है कैंट्राब्रायन पर्वत। कैंट्राब्रायन पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये है भैया स्पेन में। कैंट्राब्रायन पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये भैया स्पेन में स्थित है। पिरेनीज पर्वत स्पेन तथा फ्रांस में स्थित है। जूरे पर्वत वो जिस फ्रांस में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट तथा होंज ये जर्मनी में स्थित है। अब देखेंगे भाई, देखो कहाँ पर स्थित है अपने मैप में, क्योंकि मैप के बिना कुछ नहीं होता। मैंने तो बताया था पिरेनीज। पिरेनीज कहाँ पर स्थित है? ये वाला हिस्सा किसका भैया? ये वाला हिस्सा भैया स्पेन। ये वाला है भैया फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा है? ये है पिरेनीज। स्पेन तथा फ्रांस में पर्वत का नाम कौन सा? पिरेनीज पर्वत है। एपेनीज कहाँ पर स्थित है? इटली में। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा एपेनीज कहाँ पर स्थित है? इटली वाले भाग में स्थित है एपेनीज। तो ये चीज आपने देखी भाई, पीडीएफ थोड़ी चेंज हो गई है। पिरेनीज पर्वत, जूरा पर्वत, वेसिस पर्वत फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो इसमें कुछ ऐसा लॉजिक तो है नहीं कि मैं तो बताऊं कि पर्वत जर्मनी में क्यों है, ये पर्वत फ्रांस में क्यों है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको देख के एक बार याद करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जहां पर क्या होता, जहां पर समझाने वाली बातें होती है वहां जरूर समझाया जाएगा। समझाने वाली बातें होंगी वहां पर जरूर समझाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं भी इसमें क्या है कुछ ऐसा उलझ रहा फॉर्मूला वगैरह लगा के तुम बताओ। ये तो मैपिंग है। मैपिंग पे आप देखेंगे तो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। अब आती है आल्प्स पर्वत की बात। ये आल्प्स पर्वत यूरोप के सर्वाधिक देशों में फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत यूरोप के सर्वाधिक देशों में फैला हुआ है आल्प्स पर्वत। यदि मैं आपसे बात करूं साउथ आल्प्स की, मैंने तुमको कल बताया था कौन सा एक पर्वत का नाम बताया था, साउथ आल्प्स। साउथ आल्प्स कहाँ स्थित है? आपको भैया कल तुमने हमें ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया, ये ऑस्ट्रेलिया में है भैया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो है, लेकिन स्पेसिफिक रूप से किस देश में? आप ये नीदरलैंड में तुमने बताया हमें। कहाँ बताया था? नीदरलैंड। नीदरलैंड के भी कौन से? नीदरलैंड के 2 पार्ट थे, एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला। तुमने हमें बताया भैया साउथ वाले में पाया जाता है साउथ आल्प्स। कहाँ पाया जाता? साउथ वाले में पर्वत में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? इसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट कुक। कौन सी भैया? माउंट कुक इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी। माउंट कुक इसकी पर्वत की क्या थी? सबसे ऊंची चोटी थी। आल्प्स पर्वत 8 देशों में फैला हुआ है विस्तृत है। फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिंचेस्टाइन। ये लिंचेस्टाइन में लिंचेस्टाइन है। क्या है भैया? लिंचेस्टाइन। ऑस्ट्रिया, जर्मनी तथा स्लोवानिया इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक फ्रांस में है। अब इसमें इतना याद करना है कि 8 देशों में है। इसको किस तरह याद करना? इसको इस तरह से याद करना, 8 देशों में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आल्प्स पर्वत की? माउंट ब्लॉक। माउंट ब्लॉक इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपसे बात करूं साउथ आल्प्स पर्वत की कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में। कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के भी सदर्न वाले पार्ट में, मतलब साउथ वाले भाग में। और साउथ वाले भाग में साउथ आल्प्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी? माउंट कुक। तो चीजें कल याद कराई थी। और जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट था, उस न्यूजीलैंड वाले पार्ट के 2 हिस्सों में बटा हुआ था वो, एक नॉर्थ एक साउथ। दोनों को कौन सी संधि अलग कर रही थी? आप कहोगे कुक जल संधि के माध्यम से अलग हो रहा था। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील थी लेक टापू। तो क्या थी? ये चीजें थी जो आपको जरूरी याद करनी थी।
अब आती है आपकी दनाली कालपश इस्लो आने से अल्बेनिया तक विस्तार होता है। पिंड कहां पर है? ग्रीस में है। एपिनाइस इटली में, मैंने तो लिखा था एपिनाइस पर्वत सबसे इंपॉर्टेंट है। एपिनाइस पर्वत यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपको क्या है, सबको याद नहीं करना, आपको किसको करना है? एक तो आल्प्स को याद कर लेना एक बार, एक इसको करना, इसको पिरेनीज को याद कर लेना है, और कौन सा भैया, एक इसको कॉकेसस पर्वत को याद कर लेना। ये 3-4 पर्वत के बारे में आपको एक बार देख लेना, क्योंकि नदियां पढ़ने में काफी आसानी होगी और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बनती हैं। कॉकेसस पर्वत का नाम था, काला सागर तथा कैस्पियन सागर के बीच यूरोप तथा एशिया के बीच अंतर महाद्वीपीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत का अंग है? आपका भैया कॉकेसस पर्वत का अंग है। कॉकेसस पर्वत का अंग है। और जो कॉकेसस पर्वत है क्या करता है? ये करता एशिया को, किसको भैया? ये एशिया को अलग करता किससे? यूरोप से। एशिया को डिवाइड करता यूरोप से। कौन सा पर्वत? कॉकेसस पर्वत। सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस। बात करेगा भैया आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आल्प्स पर्वत की माउंट ब्लो, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लो। तो 4-5 चीजें आपको याद करनी है। आल्प्स पर्वत को याद करना है, कितने देशों में फैला हुआ है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कॉकेसस पर्वत क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। और कौन सा भैया? एपिनाइस पर्वत इटली में है। पिरेनीज पर्वत इटली तथा फ्रांस में स्थित है। तो ये चीजें क्या थी? इसके बारे में पर्वत से संबंधित जानकारी थी। अब बात करेंगे भैया हम यूरोप की नदियों के बारे में। यूरोप की नदियों के बारे में, यदि यूरोप से क्वेश्चन आने की सर्वाधिक संभावना होती है ना, तो वो नदियों से आती है। इससे नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे झील वगैरह से तो इतने क्वेश्चन नहीं आते, या फिर एक बार पर्वत के बारे में जानकारी पूछ ली जाती है। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी? टैग्स नदी की। यह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्थित है। यहाँ पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्थित है। कौन सी नदी? टैग्स रिवर। यहीं पर एक ना एक टैम्स रिवर भी है, टैम्स। यदि टैम्स रिवर की बात करें ना तो लंदन में स्थित है। यदि टैग्स की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। और इब्रो नदी स्पेन का शहर जारागोजा। अभी आपको सभी नदी याद नहीं करनी, आप कहोगे भैया इतनी सारी नदी है, हमें तो भारत की याद नहीं होती, तो हमसे इतनी सारी याद करो। मैंने कहा याद नहीं करनी है। ये क्या नहीं करनी? याद नहीं करनी। बस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट नदियां जो हैं, जैसे कौन सी? एक तो सीन नदी है। यहाँ से एग्जाम में देखना है कि एसएससी का क्वेश्चन आएगा। सीन नदी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर यदि कोई सी यूरोप में है, सबसे इंपोर्टेंट रिवर, तो वो कौन सी है? वो भैया राइन रिवर है। क्या है? राइन रिवर यूरोप की सबसे इंपोर्टेंट रिवर है। यहाँ पर देखो। अब इसके बाद में लोयर रिवर, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? लोयर क्या है? फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। गारोन नदी, इसके किनारे बोर्डो तथा टूलूज शहर स्थित है। बोर्डो शहर वाइन के लिए था, टूलूज वाइन के लिए विख्यात है। ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। सबसे इंपोर्टेंट कौन है? एक तो सीन रिवर और एक राइन नदी। अब राइन नदी की बात करेंगे। यह नदी फ्रांस तथा जर्मनी के सीमा क्षेत्र पर वासिसी तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच ब्रंथ घाटी में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रूर है, जिसकी घाटी कोयले भंडार के लिए विख्यात है। राइन नदी नीदरलैंड के रोटरडम में डेल्टा बनाती है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह है राइन रिवर ऐसी रिवर है जिसके कारण विश्व युद्ध हो चुके थे। इस नदी के कारण क्या हुए थे? विश्व युद्ध तक बात पहुंच गई थी राइन नदी के कारण। अब आप कहोगे भैया क्या क्या बात बता दूं मैं? विश्व युद्ध के कारण एक छोटी सी नदी के लिए? मैंने कहा जी बिल्कुल। पता क्या होता था? अब आप मुझे बताएंगे। आपके समय में मैं आपसे पूछने लगूं भैया आपको अब वर्तमान में ऊर्जा के क्या क्या साधन आपके पास में है? आप कहोगे भैया हम तो पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, हमें कहीं बाइक पर जाना हम तो पेट्रोल का यूज कर लेंगे, या फिर किसका यूज कर रहे हैं? सौर ऊर्जा का यूज कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अभी की बात नहीं कर रहा। आपने कहा भैया और आप कब की बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ कब की? मैं कब की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ 19वीं सदी की। और 19वीं सदी में भी मतलब ऐसा मानो 18वीं मैं 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ। आप कहोगे भैया इस सदी में तो जब 18वीं सदी की बात चल रही थी और 19वीं के प्रारंभिक सदी की बात चल रही थी, तो इन सदी में तो कोयला मतलब भाप के इंजन वगैरह बनाए गए थे। मतलब
सभी काम किससे होते थे? इंजन से होते थे। इंजन किससे चलता था? कोयला से चलता था। अब आप देखो इन देशों ने क्या बनाए हुए थे? जैसे फ्रांस हुआ, आप कहोगे भैया आप तो बीच बीच में हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो। क्या हुआ? फ्रांस हुआ, इटली हुआ, स्पेन हुआ, ब्रिटेन हुआ। आप मुझे बताओ, या फिर जर्मनी हुआ, सबसे खतरनाक होना जर्मनी। आप मुझे एक बात बताओ भैया, जो क्या था, ये देश क्या करते थे? ये देश बना देते अपने लोगों को गुलाम बना लेते थे। जैसे अफ्रीकन लोगों को और एशिया में इन लोगों को क्या बनाए थे? अपने वे बनाए थे इन लोगों ने, मैं आपसे बात करूं, इन लोगों ने अपने क्या बनाए थे? उपनिवेश। इन लोगों क्या होते थे? उपनिवेश ये लोग बना चुके थे। कहां पर? अब इन लोगों को उपनिवेश तक जाने के लिए भाई यातायात की तो जरूरत पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी? इन लोगों को उपनिवेश तक जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती थी? यातायात से जाते थे कि नहीं जाते थे? तो ये लोग जाते थे किससे? पानी के जहाज से। अब जाते नहीं थे क्योंकि ये अपने उपनिवेश से लेकर आते थे कच्चा माल। क्या लेकर आते थे? अपने उपनिवेश से कच्चा माल लेकर आते थे। और उस समय चल रहे थे भैया कोयले वाले इंजन। जब अपने उपनिवेश तक जाएंगे, वहां से कच्चा माल लेकर आएंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हाथ वाली नाव चलेंगी। ये लोग क्या करते थे? कोयले के इंजन का यूज करते थे। अब कोयले के इंजन का यूज करेंगे तो इतना कोयला आएगा कहां से? तो ये जो राइन रिवर थी, ये जो राइन रिवर थी ना, ये राइन रिवर में मैंने तुम्हें बताया था, इसकी सहायक नदी रूर, जिसकी घाटी में क्या पाया जाता था? कोयला पाया जाता था। क्या पाया जाता था भैया? कोयला पाया था राइन नदी की घाटी में। अब इस राइन नदी के लिए दोनों के अंदर क्या हुए? युद्ध होने शुरू हो गए, जर्मनी फ्रांस के बीच में। काफी समय तक युद्ध चलते रहे, उसमें ब्रिटेन ने हिस्सा ले लिया। अब जब इतनी बातें बढ़ गई तो क्या हुई? गुटबंदी होनी शुरू हो गई। गुटबंदी हुई तो बातें और बढ़ी तो विश्व युद्ध हुए। तो क्या है, इस राइन नदी के कारण तो क्या हो गया? काफी युद्ध हुए थे। इसी घाटी में क्या पाया था? रूर पाया था। अब इसी आप मुझे बताएं, भारत का रूर, भारत का रूर किस प्रदेश को कहा जाता है? अब देखो रूर इसी कारण कहा जा रहा कि वहां पर क्या पाया था? कोयला अधिक मात्रा में पाया था। तो भारत का रूर किस महानगर को कहा था? आप बताएंगे। तो क्या हुआ भैया? इस कारण राइन नदी महत्वपूर्ण हुई। दूसरी बात क्या थी? इस राइन नदी के रोटरडम में डेल्टा बनाते यूरोप का स्तंभ रखा था। अब एक बात बताओ भैया, यहाँ से ये लोग सामान लेकर पहुंचे, कहां से? इन उपनिवेशों से सामान लेकर पहुंचे। अब उस सामान को उतारेंगे कहां पर? अब उस सामान को उतारते किसी ऐसे स्थान पे जहां से उस सामान को अंदर तक ले जाने में समस्या उत्पन्न हो। अब ये कौन सी देश है भैया? ये कोई देश है। अब इस देश में क्या करें? यदि ये दो देश है भैया इस तरह से, यहाँ पर इसका नाम है फ्रांस, इसका नाम कौन सा भैया? दूसरे वाले का नाम भैया स्पेन, जर्मनी। नदी बह रही यहां से। अब यहां पर है भैया डेल्टा। डेल्टा हुआ एक, तो क्या हुआ? यहां पर बंदरगाह। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि जिस व्यक्ति का, जिस देश का इस नदी पर कब्जा होगा, उसका क्या होगा? इस नदी पर कब्जा होगा। जब इस नदी पर कब्जा होगा तो यहाँ से सामान उतारेंगे, इस डेल्टा पर यानी बंदरगाह पर सामान उतारेंगे और देश के अंदर तक काफी जल्दी करके ले जाएंगे। तो क्या हुआ? इस नदी के क्या हुआ? इस नदी के कारण काफी युद्ध भी हुए। इस कारण क्या है? ये नदी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे बाद में देखेंगे नीपा। ये एक बार नदियों भी देख ले कहाँ कहाँ पर स्थित है। मैंने तुम्हें जो नदियां बताई हैं भाई, नदियां, नदियों वाला इमेज तो लगाया था शायद। यूरोप की नदियां थी मेरे भाई, कहाँ चली गई शायद। माउंट एल्ब्रस।
तो यहीं पर थी क्या भैया यूरोप की नदियाँ। शायद इसमें इमेज नहीं लगा हुआ, डेन्यूब नीपर। देखो अब यहाँ पर तुम्हें मैंने बताया ये वाला भाग किसका, ये वाला भाग तो स्पेन का था। यहीं पर क्या लिखा, जर्मनी है। यहीं पर क्या है भैया, जर्मनी है। यहीं पर क्या है, फ्रांस है। अब ये राइन नदी इस तरह से निकल कर आ गई, यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली। और निकलने के बाद में ये वाला भाग किसका, ये वाला भाग है फ्रांस का। कौन सा भैया, ये वाला भाग किसका, यहाँ पर ये है भैया फ्रांस यानी एफ। ये क्या है, ये है जर्मनी, जर्मनी यानी जे। अब ये राइन नदी यहाँ से बहती है और कहाँ गिरती है, ये गिरती है नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी के पास में इंग्लिश चैनल है। कहाँ गिरती है ये, इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है राइन रिवर। राइन के बाद हमने कौन सी नदी पढ़ी थी, हमने पढ़ी टेम्स रिवर। टेम्स रिवर कहाँ है, लंदन में। अब यहीं पर एक नदी दिख रही है तुम्हें, सीन रिवर। उसके कहां पर, फ्रांस वाले पार्ट में। सीन रिवर कहां बहती है, फ्रांस में बहती है। इसी सीन रिवर के पास में क्या बसा हुआ है, फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी क्या, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या, पेरिस। कहां बसी हुई है, वो सीन नदी के किनारे बसी हुई है फ्रांस की राजधानी रिवर। अब देखो पता क्या होता है, ये जो फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस, ये दुनिया में मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर खूबसूरती पाई जाती है। अधिकांश खूबसूरत लोग पाए जाते हैं फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, उसमें पेरिस में अधिकांश खूबसूरत बिल्डिंग पाई जाती हैं। तो आप बताओ, जहाँ पर खूबसूरत शहर होगा, कहते हैं खूबसूरत शहर होगा, तो जो खूबसूरत शहर है मतलब देखने लायक सीन है। क्या नहीं कहते कि देखने लायक सीन है भैया, तो कहेंगे पेरिस में खूबसूरती के कारण क्या पाया था, देखने लायक सीन। इस कारण क्या हुआ, पेरिस कहाँ पर बसी हुई है, सीन नदी के किनारे बसी हुई है। अब आते हैं नीपर। नीपर रिवर कहाँ है भैया, ये नीपर रिवर यूक्रेन। नीपर रिवर कहाँ पर है, ये यूक्रेन की राजधानी। इसके सारे क्या है, बसे कीव। अब देखो यूक्रेन है, ये क्या है, ये यूक्रेन है। ये वाला पार्ट क्या है, इस तरह से ये रशिया का है, ऐसा ना, रशिया है। अब ये रशिया जो है, अब इसके बीच में एक नदी बह रही, कौन सी, नीपर रिवर। इस तरह से कहां से बह रही, इस तरह से निकल के आ रही है नीपर रिवर। तो रूस ने पता इसके ऊपर अटैक करके इस नीपर रिवर, इस नीपर रिवर के, इसके लिए इस नीपर रिवर जो है ना, इस नीपर रिवर के पूर्वी भाग, नीपर रिवर का जो पूर्वी भाग है ये वाला सारा, इस सभी भाग पर क्या कर लिया, रूस ने कब्जा कर लिया। नीपर रिवर के पूर्वी भाग पर यानी पूर्वी यूक्रेन पर किसका कब्जा है, रशिया का कब्जा है। अब इसी कारण क्या है भैया, इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि जहां पर युद्ध वगैरह चलते रहते हैं तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी आते हैं डोनेट्स नदी, बेसिन में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं यूरोप में। डोन रिवर तुला क्षेत्र में अजोव सागर में बहती है। डोन कहाँ बहती है, तुला क्षेत्र के अजोव सागर में। अजोव सागर कहाँ बताया था मैंने तुम्हें, यहाँ पर नहीं बताया था, ये तो कौन था, ब्लैक सी। ब्लैक सी के पास में डार्डेनलस सी। उसके पास में कौन सा बताया था, उसके पास में बताया था अजोव सागर। उस अजोव सागर में कौन सी बहती है, डोन रिवर। कहाँ बहती है, अजोव सागर में। वोल्गा रिवर, सबसे इंपोर्टेंट रिवर कौन सी है भैया, वोल्गा रिवर। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, वोल्गा रिवर। कहाँ बहती है, ये बहती है रूस में। वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कहाँ बहती है, रूस में। यूराल नदी रूस तथा कजाकिस्तान में, यूरोप तथा एशिया में सीमा बनाती है, इसलिए इंपोर्टेंट है। ओडर रिवर पोलैंड जर्मनी की सीमा पर है। टेम्स नदी के किनारे क्या बसा हुआ, लंदन नदी का क्या बसा, टेम्स नदी के किनारे बसा लंदन नदी का ऑक्सफोर्ड शहर। लंदन का ऑक्सफोर्ड शहर बसा हुआ टेम्स नदी के किनारे। अब इसे कैसे याद करेंगे भाई, आप मुझे बताओ, जो हमारी क्या थी मानक समय रेखा, वो मानक समय रेखा कहां से निकल रही थी, वो निकल रही थी कहां से, ब्रिटेन के लंदन शहर से। लंदन शहर से कौन सी रिवर, टेम्स रिवर। अब वहीं से क्या बनती है, टाइम से बनता टाइम, टाइम यानी समय, तो इसे को इस तरह से याद करेंगे। सेवन रिवर यूके की सबसे लंबी नदी। यूके मतलब मैंने तो बताया यूके कौन था, यूके की सबसे लंबी नदी कौन सी, सेवन रिवर। तो एक यहाँ भी हमारी नदी है। इन नदियों के बारे में एक बार मैपिंग के माध्यम से देखेंगे मेरे भाई, कहाँ बहती है, कहाँ गिरती है। मैंने तुम
बता दो कौन सी, नीपर। अब देखो ये कौन सा भी है, ये इस तरह से बहती है। ये वाला पूरा पार्ट किसका है, यहाँ भी यूक्रेन है, यूक्रेन यूक्रेन लिखेंगे तुम गड़बड़ा जाओगे, यूक्रेन। यहाँ भी क्या है, ये यूक्रेन है। ये वाला भाग पूरा किसका है, ये पूरा रसिया वाला पार्ट है इस तरह से। अब इस रसिया ने कब्जा कर लिया इस केन्या, यहाँ पर एक शहर है यूक्रेन का था वो पहले, इसका नाम है केन्या। एक छोटा टुकड़ा है यहाँ पर, इसे कहते हैं केन्या। इस पर क्या कर लिया गया, इस वाले पार्ट पर कब्जा कर लिया रेड वाले पर। किसका कब्जा, किसका देश था पहले, ये पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। अब रूस ने इस पर अटैक करके, यहाँ पर क्षेत्र है कौन से, यहाँ पर 4 क्षेत्र हैं यूक्रेन के, डोनबास, लुहांस्क, खार्किव, इन देशों पर क्या कर लिया, रूस का कब्जा, रूस का कब्जा हो चुका इन देशों पर। है कैसे, है कहाँ के, ये अभी यूक्रेन के शहर है, कहाँ के, यूक्रेन के शहर है। ये वाली नदी कौन सी है, ये नीपर रिवर बहती है। कहाँ बह रही है, ये नीपर रिवर बह रही है। गिर कहाँ पर रही है, ये गिर रही है ब्लैक सी में। कहाँ गिर रही है, ब्लैक सी में गिर रही है। यहीं पर एक नदी है डैन्यूब, एक नदी कहाँ से जा रही है, ये डैन्यूब रिवर है, जर्मनी से निकल करके कहाँ गिरती है, ये जर्मनी से निकल के कहाँ गिरती है, ब्लैक सी में। अब ये डैन्यूब रिवर जो है ना, ये डैन्यूब रिवर के किनारे बसी हुई है 10 देशों की राजधानियां। इस डैन्यूब रिवर के किनारे कितने देशों में बहती है, ये 10 देशों में बहती है। कितने, 10 तो देशों में बहती है, और 4 देशों की इसके किनारे राजधानियां बसी हुई हैं। 4 देशों की क्या बसी है, कैपिटल। मतलब 10 देशों में बहती है ये दोनों डैन्यूब रिवर, और 4 देशों की डैन्यूब नदी के किनारे क्या बसी हुई है, नदियां बसी से राजधानियां। तो क्या है, डैन्यूब रिवर भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो ये कहते हैं ये यूरोप की नदियां थी। अब यूरोप की नदियां पढ़ने के बाद में, हमने आज की क्लास में क्या देखा, हमने आज की क्लास में देखा यूरोप, यूरोप वाले देश कौन कौन थे, एक बार इनकी सूची देख लेंगे तो ये सब चीजें क्या है आपको लिखित रूप में मिल जाएगी। आप लोगों को जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, और कौन सा, लातविया, लिथुआनिया, और यूक्रेन, बुडापेस्ट, कहाँ है ये सब किस उसकी राजधानी है, ये सब भैया राजधानी है यूरोप की। पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया, सैन फ्रांसिस्को, सर्बिया, सोल्विया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, वेटिकन सिटी, नॉर्वे, नॉर्थ मैसेडोनिया, और कौन सा, नीदरलैंड। अब देखो इनके बारे में एक बार यदि मैप में दिया होगा तो एक बार यहाँ से देख जरूर लेंगे। अब देखो भाई ये कौन से यूरोप के देश हैं, कौन से यूरोप के देशों की सूची है। कौन से सबसे पहला था, स्कॉटलैंड वगैरह, ये सब किसके पार्ट है, ये सब पार्ट है यूक्रेन के। किसके, ये सब यूक्रेन के पार्ट है। उसके बाद आता ये वाला पार्ट आपका, फिनलैंड कहाँ पे स्थित है, इसकी सीमा रूस से लगी हुई है, बाल्टिक सागर के साथ में इसकी सीमा लगती है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जनवरी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग की क्या क्वालिटी थी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, और कौन सा भैया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। इन देशों का तट क्या है, काफी नीचा है, समुद्र का पानी आने के बाद में यहाँ पर पानी भर जाता है। और क्या भैया आपका जाएगा, स्लोवाकिया, हंगरी, और कौन सा, रोमानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, कितने सारे, छोटा सा देश है, क्या है, छोटा सा देश है। और इस छोटे से देश में, उस थोड़ी छोटे से महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, और इसको महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। सॉरी, इसका क्या नहीं होता, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्या कहते हैं इसको, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप क्या कहते हैं इसको, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, 3 तरफ से जल से घिरा भाग, भूमि का
तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग। अब आप मुझे बताएंगे इसमें भूमि का तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग कौन कौन सा है। इसमें भूमि का तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग कौन सा है। देखो ये भी तीन तरफ से जल से घिरा, मतलब एक प्रायद्वीप तो यहाँ पर हुआ है। ये वाला भाग भी कितनी तरफ से, तीन तरफ से जल से गिर रहा। और कौन सा भैया, तीन तरफ से जल से ये वाला भाग गिर रहा। ये भी है तो चारों तरफ से गिरा हुआ। ये स्पेन वाला जो है, स्पेन तीन तरफ से जल से गिरा हुआ कि नहीं गिरा हुआ। ये लग्जमबर्ग तीन तरफ से जल से गिरा हुआ। यूके, स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड, तो क्या है यहाँ पर अधिकांश प्रायद्वीप है कि नहीं है। इस कारण इसको प्रायद्वीप को प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो दोस्तों आज क्या था, आज हमने यूरोप का इंट्रोडक्शन पढ़ा और यूरोप के पर्वत देखे और यूरोप की नदियों के बारे में क्या लिया हमने, जानकारी ली। अब जो हमारी कल की होने वाली क्लास होगी उसमें क्या होगा, हम इसकी झीलों के बारे में देखेंगे, या फिर एक बार भी इसमें दिया होगा तो झील वगैरह तो एक बार इसमें देखेंगे। आता स्टेपीज। स्टेपीज क्या है, यह यूरेशिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वोल्गा तथा यूरल स्टेपीज क्या है, घास के मैदान होते हैं। आप मुझे बताओ नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका के घास के मैदान उन्हें क्या कहते हैं। अब आता आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप कहोगे भैया आपने बताया था नॉर्थ अमेरिका को कहते हैं प्रेरीज, और साउथ अमेरिका को क्या कहते हैं, पंपास। न्यूजीलैंड वालों क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं जो न्यूजीलैंड वाले थे उन घास के मैदानों को क्या कहते हैं। उसी तरह से कौन से, स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ के हैं, ये यूरोप के घास के मैदान है। यूरोप कैसा एक ठंडा क्षेत्र है। ठंडे क्षेत्र में कहाँ पर, वोल्गा तथा यूरल यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इस मैदान का उपयोग कृषि तथा पशुपालन के लिए किया जाता है। हंगरी तथा उसके आसपास के देशों में जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, स्लोवाकिया विस्तृत स्टेपीज घास के पुष्टाज कहा जाता है। इसको पेनेशियन स्टेपीज भी कहते हैं। यूरोपियन को, यूरोप को। अतः यूक्रेन, यूक्रेन को क्या कहते हैं, यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। मतलब यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, यूक्रेन शहर जो है यूरोप में, यूक्रेन शहर में अधिकांश मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है। यूक्रेन में अधिकांश मात्रा में क्या होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं से क्या बनते हैं, ब्रेड। तो इसको कहते हैं ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। अब इस ब्रेड के मैं ऊपर एक कहानी बताऊं। एक बार पता क्या था, एक बार की बात है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है, मतलब जब रसिया वाली क्रांति, थोड़ी सी बात करेंगे इसे, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति के समथिंग की बात है। तो रूस की क्रांति हो रही थी। रूस में लोग क्या थे, राजा से नाराज चल रहे थे। अब वहां पर एक सभा जा रही थी, राजा के प्रति नारे लगाती हुई, राजा के प्रति नारे लगाती हुई जा रही थी। और उन्होंने एक उसमें रोटी रखी हुई थी बहुत सारी, और रोटी को लकड़ी पर टांग करके जा रहे थे वो। तो उसके साथ में जाते जाते वो लोग रोटी के लिए नारे लगा रहे जाते, रोटी के लिए क्या लगा रहे थे, नारे लगा रहे जा रहे थे, रोटी रोटी के नाम से। तो वहाँ की रूस की रानी थी, उन रानी ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी ये लोग रोटी रोटी के नारे क्यों लगा रहे हैं। तो मंत्री जी ने पता क्या कहा कि इनके पास में खाने के लिए नाज नहीं है, रोटी नहीं है। तो उनकी रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ब्रेड खा लेंगे लोग, कोई जरूरी नहीं कि रोटी खाई जाए, ये लोग ब्रेड खा लेंगे। तो क्या होते थे, ये बड़े मूर्ख लोग थे शुरू में, इनके राजा वगैरह क्या थे, मूर्ख लोग थे। उनकी बातों से ही महसूस हुआ कि भैया जिनके पास में रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे वो ब्रेड के लिए कहां से लेकर आएंगे। अब यूरोप के प्रमुख पठार, यूरोप के प्रमुख पठार। अब आता मेसेटा सेंट्रल, क्योंकि आज यूरोप को खत्म ही करना है एक बार में। यूरोप को क्या करें, पहली क्लास में इसे खत्म कर दें। मेसेटा सेंट्रल स्पेन में स्थित पठार जिस पर टेक्स नदी बहती है तथा मैड्रिड शहर लोह एच तांबा के लिए जाना जाता है। अब आता मैसिफ सेंट्रल फ्रांस में स्थित पठार है। लोह एच के भंडार बोहेमियन, चेक गणराज्य, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया में स्थित पुराना पठारी क्षेत्र है। फिनो स्केडियन पठार नॉर्वे, स्वीडन में स्थित पुराना पठार जहां लोह व एच तांबे के भंडार पाए जाते हैं। मैप के माध्यम से एक बार देखेंगे इसमें यदि दिया हुआ हो मैप में। अब देखो मैसिफ सेंट्रल पठार कहाँ होता है, आपको होता है फ्रांस में। मैसिफ सेंट्रल का जो पठार रहा वो यूरोप के फ्रांस में स्थित है। आपको जो है यूरोप का जो मैसिफ सेंट्रल, कौन सा, मैसिफ सेंट्रल
कहाँ पर स्थित है? मैसिफ सेंट्रल स्थित है भैया फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में है। यहाँ पर लोहे का अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे हैं मेसेटा। मेसेटा कहाँ पर स्थित है? मेसेटा है स्पेन में। मेसेटा कहाँ स्थित है? स्पेन में। देखो मैप के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो आपको कोई नाम देकर पूछ ले भैया स्पेन की बात चल रही है तो आपका ध्यान जाएगा तुरंत, भैया स्पेन की तो बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे तो पर्वतीय पाए क्यों नहीं, यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे कौन से मेसेटा सेंट्रल क्या पाए जाते हैं? पठार पाए जाते हैं। यहाँ पर लोहे का अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या हुआ? आपके पठार भी याद हो गए, नदियां याद हुई, पर्वत, पठार, तीन चीज आपको समझ में आई। अब देखेंगे इसकी झीलें। जो चीजें मैंने तो बताई थी ना, एपेनी पर्वत, कौन सी? बालकन रेंज, कार्पेथियन सागर, ये कहते हैं यूरोपियन प्लेन है। तो ये सब चीजें यहाँ पर क्या लिखी है? लिखी हुई मिल जाएंगे। इसकी झीलें शायद दी हुई है उसमें। हाँ, यूरोप की प्रमुख झीलें। अब इनके बारे में एक बार आपको देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना। यूरोप की प्रमुख झीलें कौन कौन सी? क्योंकि यदि आप हम आज हम क्या करेंगे, इस यूरोप को बिल्कुल खत्म ही कर देंगे। देखो लाडोगा झील, लाडोगा झील कहाँ पर है? ये यूरोप में स्थित है, रूस में। रूस के भी कौन से हिस्से में? क्योंकि रूस दो हिस्से में बटा हुआ है, एक तो एशिया और एक यूरोप। अब रूस की जो झील है ये लाडोगा झील, ये क्या है? रूस में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यूरोप में स्थित रूस की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो कौन सी? ये वाली झील है। इसमें से केवल आपको यही याद करनी है। यदि यहाँ से झीलों से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो यही वाली झील आपको याद कर लेना, बाकी इसको एक बार देख लेना। इसमें कोई समझाने वाली चीजें है नहीं। अब आप कहोगे भैया तुमने तो हमें ये नहीं बताया कि यूरोप में कितने देश हैं, तुमने तो हमें ये नहीं बताया उनकी राजधानी क्या है, तुमने क्या नहीं बताया, तुमने तो हमें मतलब ये चीजें तो करवाई ना, कितने देश हैं, कितनी राजधानी है। मैंने कहा ये वो चीजें किताब में लिखी हुई है, उन चीजों को भी समझाने का रीजन मेरे पास में इतना है नहीं। जो चीजें समझाने वाली थी उन्होंने तुम्हें मैप के माध्यम से यहाँ पर दिखा दी। क्योंकि क्या है, वो सब चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी? राजधानी में तो कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे क्या भैया, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। अब इसमें मैं तो क्या ट्रिक लगा के तुम बताऊं कि इनकी राजधानी है, वो तो राजधानी तो आपको स्वयं ही याद कर लेनी पड़ेगी। कितने देश हैं, क्या है, वो सब चीजें क्या है, वो एक अलग मैटर है। सब क्या मिल जाएगा आपको? पीडीएफ के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये क्या था भैया? ये आज का हमारा यूरोप वाला पार्ट था। यूरोप क्या हुआ आज हमारा? कंप्लीट हुआ। यूरोप के बाद में आज हमें क्या पढ़ना? यूरोप के बाद में जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अफ्रीका प्लस एशिया। अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया को एक बार देख लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास थी। वीडियो आपको कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।